बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत-उर-रहमान के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी करते हुए बलूचिस्तान का सरहदी गांव था जी सब्ज़ को, इसके रहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया, जिसमें 2 बच्चे जाँ बहक हुए जबकि 3 लड़कियां जख्मी हुई। ताहम ईरान का ये दावा था कि इसने पाकिस्तान में मौजूद कोई दहशतगर्द थे जिनके ठिकानों को उसने निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को सबसे पहले वापस बुलाई, सफारती ताल्लुकात को मुनक़ता किया और ईरान के सफ़ीर वापस ईरान गए हुए थे। उन्होंने कहा था प्लीज़ अब आप ज़रा उधर ही रहें, अभी आने की ज़रूरत नहीं है। तो 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरानी जाहिरियत का नहायत मुनासिब अंदाज में जवाब दिया। ईरान के सूबे सिस्तान में ऑपरेशन मरगबर सरमचार, यानी मरगबर फारसी का लफ्ज़, सरमचार बलोची वर्ड, जी हाँ, दहशतगर्दों की मखसूस पनागाहों को लॉक किया, निशाना बनाया और ISPR ने यह मौक़िफ़ दिया कि ईरान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि तनाव के बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला भी हुआ है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है कि आखिर ईरान ने बरादर बरादर करते हुए ये हमला क्यों किया है। जहाँ एक तरफ कोई शक नहीं कि सरहदी महाज सरगर्म है, वहीं दूसरी जानब सियासी तपिश भी, जी हाँ, अब काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। इंतखाबात में अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी किया। बिलावल बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर हैं, इंतखाबी मुहिम में पहले ही बहुत आगे हैं और कहते हैं कि सिर्फ अब शेर का शिकार करना है। और नून लीग भी मैदान में है, लेकिन वो तीर से मुतल्लिक बात नहीं करती, PTI से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा तनकीद करती हुई नज़र आती है। 21 अक्टूबर के बाद कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहला इंतखाबी जलसा किया और सिर्फ 3-3.5 मिनट गुफ्तगू की और ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद नून लीग के पास इस वक्त अपने मुतल्लिक बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि शायद उनका गला ख़राब था और ये भी खबरें हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब ख़ुद को वज़ीर आज़म नहीं देखते और मरीम नवाज साहबा को आगे लाना चाहते, क्योंकि आखिरी खिताब मरीम नवाज साहबा का था। मगर बहरहाल नून लीग का ताहाल इंतखाबी मंशूर सामने नहीं आया। कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा काम उसके ऊपर हो रहा है। ये भी एक अहम तरीन सवाल होगा। तहरीक इंसाफ जो कि अपने इंतखाबी निशान से पहले महरूम हो चुकी है और इसने अब अपना ऑनलाइन जलसा रखा हुआ है। पहले तो 2 जलसों में या इनकी सेटिंग्स में इंटरनेट बंद हो गया था, कभी तार कट जाती थी, कभी शार्क एक्टिव हो जाती थी। अब देखते हैं। और वहीं इतलात यह है कि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों के हसूल और बल्ले के निशान की वापसी से मुतल्लिक कोशिशें तेज़ की हैं। इलेक्शन कमीशन मुलाकातें भी हुई हैं, मतलब दंगल शुरू है और डेफिनेटली इन बहुत से सवालों के जवाब भी लेने। मेहमानों से आपका तारुफ करते चले। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ हैं। सेनेटर हुमायूं अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। महमूद मौलवी IPP, जी हाँ, अहम तरीन इस वक्त जमात है जिससे मुतल्लिक बहुत से दावे हैं। ये सब तमाम दावों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। राना एहसान अफजल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो हमारे साथ होंगे और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ में सबसे पहले ज़ाहिर बात है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की बॉर्डर की सूरत हाल के साथ अटैच है। तो सबसे पहले जनरल साहब आप ही से सवाल करता हूँ। जनरल साहब, ईरान को हमने कोई शक नहीं भरपूर जवाब दिया। ईरानी वजारत खारजा का जवाब भी एक आसान तरीके से सामने आया, भाईचारे पर जोर भी दिया जा रहा है। इस पेशरफ्त को आप कैसा देखते हैं? क्या हमारा जवाब देने पर यह भाईचारा नजर आया कि आपको इस ईरान के उस दरअंदाजी का कुछ जस्टिफिकेशन भी समझ आ रही है आपको? देखिए, जस्टिफिकेशन इस किस्म के मामलात की तो कभी होती नहीं है। करने वाला मुल्क इसके लिए हजार उज़र पेश करता रहता है, लेकिन ईरान की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, असर था। इस वजह से जो कुछ हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने इराक को, सीरिया को, पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। और जो पाकिस्तान इनकलाब है, IGRC है, जो एक मुंहजोर घोड़ा बन चुका हुआ है वहां पे, उनका और हुकूमत के दरमियान जो उनकी पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, सेन पॉलिटिकल एलिमेंट्स, उनके दरमियान कोई ताल्लुकात मसाली नहीं है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि IGRC अपने एक डगर पे चल पड़ता है तो मसला बनते हैं उनको। अगर कोई ज़हन को ज़ीशोश शख्स होता तो शायद इसके अंदर बिल्कुल फैसला ना करता, क्योंकि पाकिस्तान ने आज नहीं, मैं कह रहा, इससे बहुत पहले बहुत ज्यादा कुछ बर्दाश्त भी किया है और ईरान की बेइंतहा मदद भी की है। अगर अब याद हो तो रेगी साहब एक टेररिस्ट थे बहुत बड़े, जिन्होंने ईरान में मुसीबत डाली हुई थी, जमाल रेगी, और ईरान के काबू नहीं आ रहे थे, तो पाकिस्तान ने फिर पूरी इंटेलिजेंस फराहम करके फिर उनको, उनके ईरान के काबू आया। फिर इससे पहले भी 2010 से 2016 तक ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान है, इनकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का कुछ वाकयात हुए, जिसने
खास तौर पे उनका ये ख्याल ये था ग्वादर डेवलपमेंट ना हो। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का किस कदर पेशेंस दिखाया पाकिस्तान ने एक ब्रादर इस्लामी मुल्क होने के नाते से। बहरहाल अब जब पाकिस्तान ने वाज़ेह जवाब दिया है और इस जवाब में कोई शक शुबा छोड़ा नहीं है पाकिस्तान ने, कोई इसमें बट्स नहीं थे, बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट मैसेज था ईरान के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए जिनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान जस्ट रोल ओवर। तो ईरानियों को, उनकी जो हुकूमत है, उनको पहले भी ये बात समझ थी, लेकिन उनको ये बात पता चल गई कि अब इसके बाद आगे जो कुछ भी करना है, अगर वो करेंगे तो बात बढ़ेगी, नुकसान उनका होगा। अच्छा जनरल साहब, आप मुझे थोड़ी सी मजीद बड़ी इंफॉर्मेशन आपसे मिल रही है। आप ये कह रहे हैं आईजीआरसी जो है, ईरान की जो फौज है और उनकी हुकूमत जो है, वो दोनों दरअसल एक पेज पे नहीं है। ये गलतफहमी है हमें। आईजीआरसी एक अलहदा ग्रोह तश्कील दिया गया था जब ईरान में इनकलाब आया है, और ये पासदारान इनकलाब कहलाई करते थे इनको। इसके फौज उनकी अलहदा है, फौज इससे अलहदा है इनकी, इसका फौज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे इस हकीकत से इनकार किया जा सकता है कि ये जो इलाका है, चाहे पाकिस्तान का बलूचिस्तान हो या ईरान का ये सीस्तान बलूचिस्तान का इलाका, इस इलाके की खसासियत तो है, यहाँ हाइड आउट्स तो ऐसे हैं। 2013 का हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी है कि अगर हमारे यहाँ मौजूद होंगे तो आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर कीजिएगा, हम ऑपरेशन करेंगे, अगर आपके यहाँ होंगे तो हम करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अब भी जब ये हुआ है, उससे पहले हमारे डीएमओ जो है दोनों फौजों के आपस में हॉटलाइन पर हैं, एक टेलीफोन कॉल अवे हैं। और इसका मसला था तो बाकायदा पाकिस्तान से शेयर करके इसका सदेबाब किया जा सकता था। इसी तरह पाकिस्तान ने हमेशा कभी दरअंदाजी नहीं की और ईरान को कोशिश की है कि जो इंटेलिजेंस है फराहम करें, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है उसका भी वो सदेबाब हो सके। तो बहरहाल अब जबकि ये हालत हो गई है तो ईरान को बात समझ आ गई है कि ईरान इस खित्ते में तन्हा है। ईरान इस वक्त कितने लोगों से कितनी ज्यादा जंग कर सकता है। ईरान निशान पर तो है इसराइल के, अमेरिका के, उनके बहरी बेड़े उनके साहिल के साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, मैं यही चाह रहा हूं कि इस बात की आपको भी समझ, हमें भी और तमाम पाकिस्तानियों की भी इस बात की समझ आ रही है कि ये बरादराना इस्लामी ममालिक का एक स्टांस है रिगार्डिंग फलस्तीन, उसको भी नुकसान ही नुकसान हुआ है। ईरान की कोई इज्जत बढ़ी नहीं, इससे कम हुई है। पाकिस्तान के जवाबी हमले जो 7 टारगेट पाकिस्तान ने लॉक किए, तो इतना अकल शऊर ईरान को क्यों नहीं? देखिए, जब इंसान हैरान कुन है ना, हर इंसान जब आप तारीख पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि लोगों ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं जो कोई आज के दौर में सोच भी नहीं सकता। ये उनकी बहुत बड़ा ब्लंडर था ये उनका, और उनका ये ख्याल तो ये था कि जिस तरीके से हर एक को वो दबाए जा रहे हैं। इराक में इससे पहले उन्होंने हमला किया था, उनको बाकायदा खा उनका टेररिज्म हुआ था उसमें, जब कासिम सुलेमानी के जब वो हो रहा था वहां पे, तो बहुत बड़ी वहां पे दहशतगर्दी हुई, 200 से ज्यादा जाने गई। उसके बाद में पुलिस स्टेशन पर भी एक हमला हुआ था जिसमें 11-12 पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, ये था सब कुछ ये। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के साथ शेयर करके काम करते तो काम आसान भी होता, बेहतर भी होता, हमारे ताल्लुकात और मजबूत होते और ईरान कमजोर ना पड़ता। ठीक है, ठीक है। महमूद मौलवी साहब, ईरान के इस हमले को आप लोग कैसा देखते हैं, आईपीपी कैसे देखती है, और क्या ये हमला जो है पाकिस्तान के इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है, होना चाहिए? क्योंकि बड़े सीनियर दानिश्वर, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो ये कह रहे हैं कि अब तो बड़ा मसला हो जाएगा, पाकिस्तान की अफवाज सरहदों पे निपटेगी, कि इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाएगी। आप समझते हैं कि हालात ऐसे हो गए? हमारे रेम नहीं, देखिए मैं ये कहूँगा कि ये जो हमने इनको जवाब दिया है, इसके बाद जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे, मेरे ख्याल से वो जो है ये दोबारा ये चांस लेंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि देखें, ईरान को ये सोचना चाहिए कि वो एक मुस्लिम ममालिक है और वो ऑलरेडी हर तरफ से कॉर्नर हो रहा है, और अमेरिकन और इजराइल देखें भी उनको कॉर्नर करना चाह रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है सालों से अमेरिकन से लड़ रहे हैं और उन पे एम्बार्गो लगा है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं। मगर आप ये देखें, इनके तो बड़े अरसे बाद सऊदीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, और इन सब के साथ जब अच्छे हो रहे हैं तो इनको ये मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए। मगर अगर ये दोबारा इसमें रिटेलिएशन उनके तरफ से इसकी जवाब आना शुरू हुआ, और अल्लाह ना करे हम जो है ईरान के साथ दस्ते गिरेबान होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्शन के लिए जो है ख़तरात हैं या नामुनासिब वक्त होगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी मुल्क अगर किसी मुल्क के साथ
अगर आप कहेंगे वॉर में होगा तो फिर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस भी तो हमारे मुल्क में हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है। यही मेरा कहना हमेशा है, हर चीज़ के लिए हमको फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है और फिर हम फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, या वो लोग जो फ़ौज को बुरा भला कहते हैं उनको सोचना चाहिए। आप देखें ना, अभी जो है अंदरूनी मसाइल हैं तब भी फ़ौज को देखना है, बैरूनी मसाइल है तब भी फ़ौज को देखना है। अल्लाह ना करे कोई अर्थक्वेक होता है, सैलाब होता है, वबा फैलती है, तो हम हर वक्त जो है फ़ौज को तलब करते हैं। हालांकि देखें, अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते तो आज मैं कहूँगा इलेक्शंस के लिए हमको फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती। मगर बदकिस्मती है कि देखें हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने कमज़ोर हैं कि हमें हर जगह फ़ौज चाहिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर कुछ एस्केलेट हो गया ये ईरान का और पाकिस्तान का, जो कि अल्लाह ना करे हो, नहीं महबूब अली साहब, मेरा पूछने का ये मकसद है कि कोई सपोर्ट तो कर रहा है ना, ये ऐसे ही खाली खुली ट्विटर पर और यूट्यूब पर और ये मेन स्क्रीन को होल्ड करने वाले हमारे साफी हजरात हैं जो ये बात करते हैं, तो कोई तो हो ना जो पत्थर पर लकीर को भी मिटाने की कोशिश में है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी बाकायदा स्टेटमेंट दे दी कि हर हाल में 8 फरवरी को होगा इलेक्शन। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए पत्थर पे लकीर कोई चीज नहीं होती, ये सब अल्लाह के हाथ में होता है। अगर इंसान की ताकत होती हो पत्थर की लकीर, वो अपना एक सांस ले नहीं सकता, तो वही जो बातें करते हैं पत्थर पे लकीर, चाहे वो कोई भी हो, मैं कहूँगा वो गलत फहमियों में है, ना रहें। ये दुनिया जो है ना, कोई चीज़ पत्थर पे लकीर नहीं होती। अगर अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन वक्त पे होंगे, और अगर इसमें कोई मसलियत हो और मुल्क के मफाद में और अल्लाह नहीं चाहता तो चाहे सारी दुनिया लिखना शुरू कर दें फिर नहीं होंगे। तो ये गलत फहमियों में लोग ना रहें कि हमने कह दिया तो पत्थर पे लकीर, या किसी ने कह दिया तो पत्थर। देखिए ये सब जो है वो कुदरत का निज़ाम है कि जो भी चीज़ होना होता है। देखें हमारे बड़ी पुख्ता ईमान है कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कि कोई इलेक्शन करा सकेगा, नामुमकिन है। नहीं उस स्टेज तक तो खैर नहीं हुआ, ये करारदादें तो अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रही ना जो सेनेट के अंदर पेश हो रही है। खैर मैं आता हूं भी दोबारा आपके पास, हुमायूं महमद साहब, सेनेटर हुमायूं महमद साहब। सेनेटर साहब बताइएगा, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाजी की और फिर पाकिस्तान ने पूरा वेट किया कि शायद अपॉलॉजी आ जाए, माजरत आ जाए, गलती तस्लीम कर ली जाए, तो यहाँ तब कुछ हुआ नहीं। फिर पाकिस्तान ने ज़बरदस्त एक कदम किया और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने वो काम किया जो करना उसका हक बनता था। इस तमाम सूरत हाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखती है? और ये जो अब कुछ सोशल मीडिया पर खबरें बाकायदा देना शुरू कर दी गई कि अब पाकिस्तान की फ़ौज बहुत मसरूफ़ हो जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद होना मुमकिन नहीं होगा, पीटीआई की टेक क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो जो ईरान ने किया था, आई डोंट नो कि उसमें उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं ये समझता हूँ कि अगर ईरान ने बग़ैर बताए जो किया है उसका जो जवाब दिया है, दैट इज़ हाउ इट शुड हैव बीन। ठीक है, कोई पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड ना ले, किसी किस्म की ताकत पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड ना ले कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए, किया था और करेगा। सो आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, और जिस लिहाज से उन लोगों ने एक रिएक्ट किया है, और बिल्कुल जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी होती है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से होती है, इंडिया से होती है, अफ़गानिस्तान से होती है, ईरान से होती है। तो हमें भी आमतौर पे हम ये नहीं करते कि जाके उनके ऊपर अटैक कर लें, हम उनसे ही बात करते हैं। देयर आर मोर देन 100 वेज़ ऑफ एड्रेसिंग दिस इशू विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ज़रूरी करना है तो फिर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करके एक जॉइंट कुछ कर सकते हैं, लेकिन डूइंग समथिंग लाइक दिस वाज नॉट वारंटेड। और इसको वजह बना दिया जाए इलेक्शन के लिए कि देखिए मुझे समझ नहीं आती इसकी वजह बनेगी कैसे। कोई जंग है नहीं, कुछ नहीं है, जैसे इंडिया के साथ हुआ था, वो एक हो गया, दूसरा हो गया, बात ख़त्म हो गई।
उसके बाद ये हो जाता है, लोग टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि यार ये आगे से जवाब करेगा नहीं करेगा, उन्होंने आगे से उससे ज़्यादा मौसर जवाब दे दिया, अगला बंदा चुप हो गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन दिस इज़ नॉट अ रीज़न टू कैंसिल द इलेक्शन अनटिल अनलेस अगर आप समझते हैं कि फुल फ्लेज वॉर हो गई है, डिक्लेयर हो गई है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर तो इंसान उसके ऊपर भी बहुत सारे हिस्ट्री में है कि जंगों के दरमियान में भी इलेक्शंस हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये याद रखिए, जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये मुल्क के लिए एक स्टेबिलिटी होती है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर आपकी जंगें भी नहीं जीती जा सकती। आपकी जंगों के अंदर भी प्रॉब्लम होते हैं, आपके फाइनेंशियल इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी गवर्नमेंट इन फंक्शन होनी चाहिए, आपकी गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट होनी चाहिए। इस जैसी इललेजिटिमेट गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूरे जो बेंच बैठा था, उन्होंने तस्दीक की है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एज वी स्पीक देयर इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी सरहदों की हिफाजत के लिए भी आपके पॉलिटिकल गवर्नमेंट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये वक्त की जरूरत है। इलेक्शन हर हाल में, हर हालात में 8 फरवरी को ही होने चाहिए पाकिस्तान। सर मेरे लिहाज से तो गवर्नमेंट इज दी, देखिए इट्स अ फंडामेंटल थिंग, वो तो बेसिक चीज है, वो तो आपका बेस रूट है। आपकी जो फाउंडेशन है दैट इज गवर्नमेंट। आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आपके मुख्तलिफ पिलर्स या मुख्तलिफ फंक्शनरीज ऑफ दैट फाउंडेशन विल बी एबल कि वो अपना काम कर सकेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, नीचे आपकी गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे हलचल हो रही है, कोई किधर कर रहा है, कोई कुधर कर रहा है, तो सेनेटर साहब मजीद कनेक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाते हैं, वो बेवकूफी होगी। ठीक है, मैं सिचुएशन की कनेक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाते हैं। जन साहब ये बताइए, एक तो इस हमले से कबल ना इंडियन वजीर खारजा ने ईरान का दौरा किया, क्या हम इसका ताल्लुक इससे जोड़ सकते हैं? एक चीज। दूसरी चीज ये बताइएगा, क्या अफगानिस्तान से भी तो हम पाकिस्तान पर दरअंदाजी हो रही है ना, हमले हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की स्ट्राइक बैक से क्या उनको भी मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंचा होगा? देखिए, पाकिस्तान के ये जो रिएक्शन था, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलूज हैं जो मीडिया बात नहीं कर रहा। नंबर एक, पूरी दुनिया को मैसेज मिल गया है, भारत को, अफगानिस्तान को और इर्द गिर्द में जो लोग जिनको कोई शक था उसके बारे में बड़ा क्लियर मैसेज मिल गया है। नंबर टू, पूरी दुनिया को बड़ा क्लियर मैसेज मिल गया है कि पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान इंतहाई तंगी दामा के बावजूद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रही है, डेवलप कर रही है, उनको इस्तेमाल कर रही है और करना जानती है। कल का जो रिएक्शन था, ये उसका एक बहुत बड़ा मुजाहिरा था ये। नंबर तीन, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठती रही हैं। आप देखिए गुज़िश्ता चंद माहों में बहुत होता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस वेरी प्रिसाइज। अभी तक देखिए इतना टाइम गुजर गया है, अमेरिका, ईरान ने ये नहीं कहा कि हमारा कोई जो शहरी मारा गया है, बंदे बिल्कुल टारगेटेड थे। गवर्नर ने कहा, ये सिस्तान के गवर्नर ने कहा एक भी ईरानी शहरी इस हमले के अंदर नहीं गया। तो इसलिए आप देखिए, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करना चाहिए कि इन सब के बावजूद पाकिस्तान ये काम कर रहा है। अब जब तक रहा भारत का ताल्लुक, देखिए भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात आज से नहीं, बहुत पुराने हैं ताल्लुकात। और नंबर टू, भारत ने ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की है पाकिस्तान के खिलाफ, एक दफा नहीं कई दफा। उसका वाज़ह सबूत एक तो कुलभूषण यादव आपके पास बैठा हुआ है, दूसरा मेरे दोनों जो भाई बैठे हुए ये कराची से हैं। उज़ैर बलोच नामी एक शख्स था जिसका आज का हम बात भी नहीं कर रहे, सारे मुकदमे खत्म हो गए हैं, बहुत बड़ा, वो भी भाग के उधर ही निकलता आ गया था। मैं वो जब दुबई से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पकड़ा है तो उसको क्लेम करने वाला कौन था? ईरान ने क्लेम किया उसको कि हमारा शहरी है ये, उसके पास ईरानी पासपोर्ट था। ये इतना बड़ा मुजरिम था पाकिस्तान का, ईरान उसको भी टेकअप करने के तैयार थे इसमें। तो जहां तक ये ताल्लुक है, ईरान और भारत के आपस में ताल्लुकात तो हैं। और इसमें जयशंकर साहब वहां इसलिए नहीं गए थे कि उनके साथ को बहुत ज्यादा कोई उनकी हमदर्दी थी। जयशंकर साहब हमास के सिलसिले में और यूक्रेन के सिलसिले में ईरान से बातचीत करने गए थे, और वो ये चाहते हैं, ये भारत का डिक्लेयर्ड एम है, इसमें हमें अभाम हो सकता है और दुनिया में किसी को अभाम नहीं है कि भारत पाकिस्तान के किस कदर खिलाफ है और क्या करना चाहता है पाकिस्तान। वो साथ होंगे। अच्छा, ईरान अफगानिस्तान के जरिए भी पाकिस्तान नुकसान पहुंचाता रहा, ये मत भूलिए आप। ठीक। और इसलिए बार बार मैं तो लिख भी चुका हूं कई दफा इस बात पे कि ईरान को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी
अफगानिस्तान में अमन के लिए जरूरी है, खित्ते में अमन के लिए हाँ, जरूरी दूसरी है। तरफ इधर वक्त और भी ये थे ना जनरल साहब, पाकिस्तान में वक्त भी थे। बहरहाल अगर ये हमारा जानी नुकसान ना हो, बच्चों को 3 बच्चियां जख्मी ना होती, तो मैं शुक्रिया ही कहता इस बेवकूफ़ाना ईरान की इस हरकत के ऊपर कि पाकिस्तान ने इसके जवाब में जो पाकिस्तान के जो कौमी दुश्मन थे, जो ईरान की सरजमीन में पनाह लिए थे, वो बहरहाल जहन्नम वासिल हुए हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता था आपने किसी और प्रोग्राम में जाना है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने इनको टिकट नहीं दी, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। तो राना एहसान अफजल साहब, आप ही से गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। ऐसी क्या खास बात है जो राना अफजल के बेटे राना एहसान के अंदर नहीं, और हाँ, राजा रियाज के बेटे दानियाल रियाज के अंदर है? उनको टिकट मिली, आपको टिकट नहीं मिली। आप साबरीन में से, शाकरीन में से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से उनके साथ कमिटमेंट थी और पीएमएलएन ने वो कमिटमेंट पूरी की। बिल्कुल मेरे लिए बड़ा सेटबैक है, लेकिन मैं अपनी जमात के साथ खड़ा हूं और टिकट मिलना ना मिलने की बुनियाद पे मैं अपनी जमात के साथ नहीं था। पिछले 30 सालों से मेरे वालिद की और हमारी वाबस्तगी है जमात के साथ, तो वो टिकट के बेसिस पे नहीं है। लेकिन मैं ये अपना जो मेरा सेटबैक है, जो गिला है, वो मैं अपनी लीडरशिप से जरूर करूंगा। और लेकिन मैं समझता हूं ये मेरा और मेरी लीडरशिप का मामला है। अच्छा, अगर उनका मामला, तो तलाल चौधरी कहते हैं लीडरशिप ने ना मुझे पर्सनली बुलाया कि हम इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, तो आपको नामजद सेनेटर भी बना देते हैं, 2 अदद एमपी की टिकट भी आप अपनी मर्जी से तफवीज कर दें। तो इस तरह की कोई लाड प्यार आपके साथ भी हुआ? लीडरशिप ने बुला के आपको, आपके वालिद की खिदमात को बाकायदा अंडरस्टैंड किया और फिर अपनी मजबूरी बताई हो? जी, मैं लीडरशिप के साथ राब्ते में हूं और उन्होंने मेरे से इजहार अफसोस भी किया है और आगे भी अपने साथ जोड़े रखने का और आगे का लाएमल जो है वो भी इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। लेकिन मैं राब्ते में हूं अपनी लीडरशिप के साथ। अच्छा, लीडरशिप तगड़ी होके खड़ी है जब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अब हमने एक ही का शिकार करना है, वो भी शेर का, मगर शेर बेचारा 3 से 4 मिनट ज्यादा बात ही नहीं करते। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी को हमने तो वेलकम किया था कि वो पंजाब में आए और अपने आप को आजमाएं। मेरे ख्याल से जो उनको 2018 में रिजल्ट मिला था, वो उससे बदतर मिलेगा इस दफा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बातें, उनका जो मंशूर है वो अनरियलिस्टिक है। वो जानते हैं कि जब वो हुकूमत में थे तो बिलावल साहब तारीफें कर करके नहीं हटते थे शहबाज शरीफ साहब की, और अब क्योंकि इलेक्शन है तो वो सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। तो जब आप इतने बड़े बड़े अपने मौक़िफ़ तब्दील करें तो वो हजम नहीं होते। तो हम तो वेलकम करते हैं उनको। लाहौर में आए, पंजाब में आए, अपना वो जरूर जोर आजमाएं। हम भी यहाँ मौजूद हैं। 8 फरवरी को पता लग जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है और कितना मजबूत है। ठीक है सेनेटर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हुमायूं अहमद साहब, हुमायूं अहमद साहब, ये बताएं, इस तमाम सूरत हाल में आपकी जमात के अंदर भी विद इन जमात बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। आप लोगों से मुझे ऐसा लगता है पूरी जमात मिलकर भी ना, शेर अफजल मरवत, हामिद खान, रऊफ हसन वगैरह, ये लोग हैंडल नहीं हो रहे, ये तमाम खाइफ हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि जब इमरान खान साहब बाहर थे तो तब इस तरह के मामला होते नहीं थे। इससे तो बचे कम अज़ कम, ताकि तब जाके अवाम को बताएं आपके पास प्याला है, आपके पास कुर्सी है, आपके पास कलम है, आपके पास क्या है। आपको अपने मामलात के अंदर बिजी है। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमारा ये आज से नहीं, पहले जब इमरान खान साहब बाहर थे, चाहे वो 2013 हो, चाहे वो 2018 हो, दोनों में हमारे ये एक इंटरनल प्रॉब्लम थी कि लोगों के दरमियान में, और वो चाहे ये जनरल इलेक्शंस हो, चाहे बाय इलेक्शंस हो, या चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो, हम लोगों में हर जगह पे हमें उस चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है। अभी ख़ास तौर पे अब आप देखें कि इस वक्त जो है वो ऑब्वियसली जो आपकी लीडरशिप है वो सामने नहीं है, और उस वजह से ये प्रॉब्लम शायद ज़रा एग्रीवेट हो गया हो। लेकिन मुझे ऐसा लग इसलिए नहीं रहा कि इस दफ़ा जो वोट देने वाला जो शख्स है, 2 चीज़ें हैं, एक कैंडिडेट है, एक वोट देने वाला है। वोट देने वाले के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो कौन है, दैट वुड मैटर। अगर फ़र्ज़ करें मैं
कैंडिडेट हूँ जो कि एक्चुअली समझता हूँ कि मुझे होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको टिकट दे दिया है, तो लोगों के लिए यू विल मैटर बिकॉज यू आर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो वोट आपको पड़ेगा एज फार एज आई थिंक। ये छोटा मोटा मसला ज़रूर होगा। रही बात मरवत साहब की, हामिद खान साहब की और रऊफ साहब की, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें, मैं इस बात को ज़रूर कहता हूँ, सराहता हूँ कि जो मरवत साहब कर रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लीडरशिप नहीं कर पा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक्चुअली उस शख्स को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि पहले सुनने में आ रहा था कि उनका नाम नहीं है, लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी है तो उसमें उनका टिकट है, ठीक है। सो विच इज़ वेरी गुड, उनका होना भी चाहिए था। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस किस्म के लोगों को, देखिए हर एक इंसान, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना खान साहब परफेक्ट थे, ना कोई और बंदा परफेक्ट है। हर एक के अंदर कमी पेशी होती है। रऊफ साहब के अंदर अपनी अच्छाइयाँ हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, उनके अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हामिद खान साहब के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मरवत साहब के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो इस वक्त बेधड़क निकला हुआ है और लोग उसके साथ निकल रहे हैं। क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, निकाल रहा है। नहीं सर, क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं दूसरा जरा सवाल इसी के साथ रखता हूं। देखिए, आपने अभी वोटर्स और कैंडिडेट्स का बोला है, क्या आपको जो ये फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड है या थर्ड लेयर है, जो भी जिनको भी आपने टिकट तो खैर दिया, निशान बल्ले का नहीं दे सके, जो आप लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर से लड़ेंगे, ये सिर्फ बता दें क्या उनके ऊपर आपको यकीन है? क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब का जो दावा है ना, वो कहते हैं पीटीआई के वही आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ पाएंगे जिनको ये यकीन दहानी है कि इस्तेहकाम पार्टी में उन्होंने शामिल होना ही होना है। तो आप इन कैंडिडेट से इस किस्म के धोखे की भी तवक्को रख रहे हैं? देखिए, जो बंदा खुद धोखा देने वाला है उसके ऊपर हम क्या किसी को कहेंगे। लेकिन मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह है कि आप ये याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये जितने भी कैंडिडेट्स थे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो अपनी एफिलिएशन जमा कराई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी के कराया हुआ है। उन्होंने बल्ले के निशान पे नहीं कराया कि जी हम बल्ले के निशान के साथ रजिस्टर्ड है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रजिस्टर्ड है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक निशान है, वो है बल्ले का निशान। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी के बल्ले का निशान हटा दिया गया है कि हम बल्ले का निशान नहीं देंगे और हम हर जगह पे कैंडिडेट को सेपरेट निशान देंगे, लेकिन कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। सो यहां पे वो ये समझना कि ये इंडिपेंडेंट हो गए हैं या खत्म वो कोई और हो गए, ये चीज नहीं आएगी। अब इनमें से जो शख्स भी अगर कहीं जाता है तो उसके ऊपर डिफ्लेक्शन क्लॉज आ जाएगी। अच्छा, आएगी। तो बिलावल साहब को भी ये बात समझ नहीं आ रही। बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम बनने जा रहा हूं आजाद उम्मीदवारों की मदद से। तो आजाद उम्मीदवार तो सारे पीटीआई के होंगे? नहीं, देखें इस तरह है। मैं आपको एक बात बता देता हूं। लेट्स सपोज जो बिलावल भुट्टो, वो ये नहीं कह रहे कि ये सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे। फर्ज करें, मैं एक हाइपोथेटिकली बात करता हूं कि अगर बिलावल साहब उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो कह देते कि यार हमारे साथ ये हम कर लेते हैं, जो कि एज फार एज तहरीक इंसाफ इज कंसर्न हम ये कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो और बात है। हाँ, ये याद रखिए कि उसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपनी जगह पर हैं। हर आपने देखा है कि ओवरऑल अगर हम टोटल देखें 17,500 में से 17,500 में से 75 to 80% आर आजाद उम्मीदवार। ठीक है, बाकी जो 30% या 25% बनते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के नॉमिनीज हैं। तो अगर उनमें से ज्यादातर लोग आजाद उम्मीदवार हो जाते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो उनको अपने साथ मिला के कर लेते हैं, वो अपनी जगह आपको किसी किस्म का खतरा नहीं है। मैं आजाद उम्मीदवारों की गुफ्तगू में महमूद मौलवी साहब को शामिल करता हूं, उनकी पार्टी के रहनुमा है फयाजुल हसन चौहान साहब। महमूद मौलवी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब का यह दावा कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे, उनको इस बात की तसल्ली है कि उन्होंने पीटीआई का हिस्सा नहीं बनना, वो आईपीपी में शामिल होंगे। आप भी सेकंड करते हैं उनके इस दावे को? देखिए, मैं जो है उनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। देखें, अब ये इस वक्त कबल अज़ वक्त है कहना कि भाई वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर वो आज़ाद होंगे
और वो आना कोई चाहेगा तो हम उनको रोकेंगे नहीं, जैसे और ये है सर वो लफ्ज आज इस्तेमाल हमारा करें कहना फयाजुल है कि हुसैन वो साहब, हमारे को- फयाजुल हसन चौहान साहब कि उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है। नहीं, ऐसे देखें, मैं उनसे अग्री नहीं करूंगा, भले एक ही पार्टी में हो, उनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। ठीक। उसकी वजह देखें ना, कौन यकीन दहानी कराएगा। देखिए ये मैं चौहान साहब से अग्री करूंगा कि हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो है वो कहेंगे कि जी हम आईपीपी में आना चाहते हैं या पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हैं या पीएमएलएन में भी जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आईपीपी में आएंगे, वो पीएमएलएन में भी जा सकते हैं, पीटीआई में भी जा सकते हैं और आप रह सकते हैं, और पीएमएलएन है किसी भी पार्टी में जा सकते हैं अगर वो आज़ाद हैं। और जब वो आज़ाद होंगे तो उनका अपना मैंडेट होगा। मगर अब जो ये सेनेटर साहब कह रहे हैं, इसके ऊपर मैं क्यों कानूनी नुक्ता तो मेरे पास नहीं है जो मैं इसको मैं डिफेंड करूं या मैं इसके अगेंस्ट कहूं। जो वो कह रहे हैं वो पार्टी के वो हेड हैं, तो वो मेरा ख्याल से सही कह रहे हैं। अच्छा सर, और इसके ऊपर कोई लीगल आदमी इसके ऊपर कोई ओपिनियन दे सकता है कि आइदर वो शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा सर, मैं मेरा भी उस पे एक सवाल कर रहा हूँ। मैं अभी कल मुल्तान में भी था, लोधरा की तरफ भी था, और फिर लाहौर में भी हमने देखा कि आईपीपी के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे अलीम खान साहब हो, ओन चौधरी साहब हो और जहांगीर खान तरीन साहब हो, बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। बैक पे नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर लगी होती है और इनके भी साथ शायद मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी होती है और आपके निशान के साथ उकाब लगा होता है। तो ये तो तय हो गया कि पाकिस्तान आईपीपी का बाकायदा सीट एडजस्टमेंट है नून लीग के साथ, लेकिन अवाम को कुछ बताना तो है ना भाई। बिल्कुल। बयानिया क्या है आपका? देखिए आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट पंजाब में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए वो जो है उनकी तस्वीर भी लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ताकि उनके भी जो वोटर्स हैं वो जो है आईपीपी को सपोर्ट करेंगे उस हलके में। इसीलिए उन्होंने तस्वीर लगाया है कि जी ताकि उनके वोटर्स को भी ये दिखा दें कि भाई ये नवाज शरीफ के साथ एडजस्टमेंट हुआ है, इसलिए आप लोग वोट दें। ठीक है। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, कल मियां साहब को क्या हुआ? हालांकि सदारत उनके पास है, यानी पार्टी के बाकायदा लंदन से आपने बुलाया उन्हें कि आप खिताब करें, हमारी इलेक्शन कैंपेन लेके चलें। 3-3.5 मिनट खिताब किया और फिर मरियम नवाज साहबा को बुला लिया। ये तो प्रोटोकॉल ही नहीं है। मियां साहब थक तो नहीं गए? देखिए सबसे पहले मियां साहब का कोई गले का इशू था और फिर भी उनको तो ये कहा गया था कि अभी आप जरा रेस्ट कर लें, जरा तंदुरुस्त हो जाएं तो उसके बाद आप आइएगा। लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने आना है डॉक्टर्स की एडवाइस के खिलाफ। तो देखिए अभी बड़े जलसे पड़े, रोज पीएमएलएन की एक्टिविटी होनी है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में तो एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे होंगे। फिर अभी हमारा मंशूर लॉन्च होना है, तो भरपूर तरीके से मियां साहब बताएंगे पूरी कौम को कि एक एक शोबे के ऊपर पीएमएलएन का क्या प्लान है और हमारा किस तरीके से हमने इस मुल्क की मईशत को दलदल से निकालना है। तो ये सारे काम अभी आने वाले टाइम में होने हैं। तो पहला ये जलसा था जिसमें वो आए डॉक्टर की एडवाइस के बरक्स, और ये मामला तो अभी आगे चलेंगे भरपूर तरीके से। यानी अभी तक आपसे मंशूर ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा, बल्कि यहाँ मंशूर कमेटी के सरबराह साहब ये कहते हैं कि अगर इतना ही मंशूर आसान होता तो हम भी 2 मिनट में दे देते, जिस तरह पीपल्स पार्टी का मंशूर आसान है। हमने बहुत ज्यादा इसमें गंभीरता और डेप्थ के साथ देख रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं अवाम के लिए आप लोग? सलमान, हमने तो जो हमारी इंटरनल कमेटी थी उसने तो 30 नवंबर को अपनी सिफारिशात दे दी थी, लेकिन उन सिफारिशात को फर्दर उसकी स्क्रूटनी करने के लिए और काम हुआ। देखिए बात ये चीजें अनाउंस करना कि 300 यूनिट से नीचे बिजली फ्री होगी, हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अगर इस तरह का मंशूर देना है वो तो हम आपको अब इलेक्शन ये 6 महीने पहले दे देते, क्योंकि ये तो बातें हैं। बात यह है कि मुल्क संगीन मसाइल में घिरा हुआ है और एक एक शोबे को उठाने के लिए आपको एक पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए है। और मैं जब आपको कहूं कि 30 नवंबर तक जब हमने अपनी सिफारिशात मुकम्मल की तो एक एक शोबे पे 20-20 मीटिंग्स हुई, स्टेक होल्डर से हुई, ओवरसी पाकिस्तानियों से हुई, उस शोबे से रिलेटेड बड़ी डिटेल हमने उसके ऊपर वर्किंग की और उसके बाद
पब्लिक से हमने राय ली ठीक। और हमारा अपना जो मंशूर था उसको हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के मसाइल की सोल्यूशन होगा। जल्द से जल्द फाइन ट्यून कर लेना राना एहसान अफजल। इतना फाइन ट्यून हो गया कि आपको टिकट भी नहीं मिल सकी। नून लीग कुछ जगहों पे कुछ बहुत ही ज्यादा सोच शायद ओवर थिंकिंग भी कर रही है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल। महमूद मौलवी साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस वक्त नून लीग के जहां एक तरफ मंशूर का इंतजार किया जा रहा है, वहां बिलावल भुट्टो साहब ये डिसाइड कर चुके हैं कि इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ शेर है और तीर ने उस शेर को निशाना बनाना ही बनाना है। अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से किसी किस्म की कोई बाहर इंतखाबी कैंपेन शुरू नहीं की गई। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जेल के अंदर हैं, तब भी उन्हीं को ही एड्रेस किया जा रहा है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी छिन गया, उसके बावजूद उन्हीं को ही एड्रेस किया जा रहा है। इंतखाबी कैंपेन का जो महवर है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डर तो मौजूद भी है। फीडबैक में जरूर आगा कीजिएगा। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।